इस क्लास में हम सीखने वाले हैं विंडोज़ मेमोरी फॉरेंसिक्स के बारे में। अभी तक हमने डिजिटल फॉरेंसिक्स का बेसिक्स समझा और डिस्क फॉरेंसिक्स क्या होता है, कैसे करते हैं, वो भी समझा है। इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि मेमोरी फॉरेंसिक्स क्या होता है, कौन से टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम किसी मेमोरी फॉरेंसिक्स को परफॉर्म कर सकते हैं। मेमोरी फॉरेंसिक्स का मतलब होता है कि एक ओवरव्यू लेना और एनालाइज करना वॉलेटाइल डेटा को। वॉलेटाइल डेटा का मतलब होता है कि जो भी डेटा हम सिस्टम के मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है उससे जब हम कोई भी डेटा को एनालाइज करते हैं उसको हम कहते हैं मेमोरी एनालिसिस। और ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, हमें रियल टाइम डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। रियल टाइम डेटा के ऊपर जब हमें कोई भी एनालिसिस करना होता है उस टाइम पे बहुत एसेंशियल है ये। एंड अब समझना पड़ेगा कि डिस्क फॉरेंसिक्स हमने किया है बट स्टिल हमें मेमोरी फॉरेंसिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। ऐसे काफ़ी सारे मालवेयर्स आते हैं जो कि डिस्क पे इंस्टॉल ही नहीं होते, सो उनका ट्रेस आपको डिस्क फॉरेंसिक्स से नहीं मिलेगा। बट मेमोरी में जैसे रन टाइम में वो जब मालवेयर रन हो रहा है तो वहाँ पे आपको, अगर आप मेमोरी डंप ले सकते हो, दैट मीन्स आप मेमोरी का एक स्नैपशॉट रख सकते हो अपने पास। इमेज जैसे हमने डिस्क के केस में बनाया था उसी तरीके से अगर हम मेमोरी का एक इमेज बना के रखते हैं और उस पर जब हम एनालाइज करते हैं तो उस टाइम पे हमें ऐसे मालवेयर्स मिल सकते हैं जो कि डिस्क में रिटर्न नहीं है बट मेमोरी में वो रन कर रहे थे। या फिर लाइव नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकता है कि डिवाइस कौन से आईपी एड्रेसेस से कनेक्ट कर रही है, जो कि हमें लॉग्स से या फिर डिस्क के फॉरेंसिक्स करके नहीं मिल सकता था। यही सब चीज़ें मेन होता है जो कि मेमोरी फॉरेंसिक्स हमें रिवील करके देता है, जैसे कि एक्टिव प्रोसेसेस क्या है, या फिर कोई हिडन मालवेयर है, कोई नेटवर्क कनेक्शंस है, या फिर ओपन पोर्ट्स है, और यूज़र एक्टिविटी, क्रेडेंशियल्स, उन सब चीज़ों के ऊपर जब हमें एनालिसिस करनी है, जब हमें ये सब इन्फॉर्मेशन निकालना होता है तो उसके लिए मेमोरी फॉरेंसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अभी मेमोरी फॉरेंसिक्स के लिए एक कैच ये है कि जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है हमारे पास, वो एक सैंडबॉक्स की तरह है। जैसे मशीन ऑन होती है, आप चीज़ें रन करते हो तो उसमें जो एप्लीकेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो चीज़ें राइट करते हैं, फाइल्स राइट करते हैं। बट जैसे ही वो मशीन ऑफ होता है पूरा पूरा मेमोरी क्लीन हो जाता है। सो दैट मीन्स जब भी आपको कोई मेमोरी फॉरेंसिक्स करनी है तो जो भी आपको मेमोरी इमेज लेना है वो हमेशा आप एक रनिंग मशीन का ही आप मेमोरी इमेज बना सकते हो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप मेमोरी फॉरेंसिक्स के बारे में बात कर रहे हो। एक्विजिशन में डेड एक्विजिशन तो नहीं हो सकता मेमोरी के केस में, हम सिर्फ लाइव एक्विजिशन कर सकते हैं। दैट मीन्स जब भी कोई मशीन रन हो रहा है, वर्किंग कंडीशन में है, उस टाइम पे हम उसकी रैम का एक्वायर कर सकते हैं, रैम का एक इमेज बना सकते हैं जिसको हम लोग बाद में एनालाइज कर सकें। अभी देखते हैं कि मेमोरी डंप या फिर मेमोरी का जो इमेज हम बात कर रहे हैं वो कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं। मेमोरी डंप कुछ नहीं है, एक स्नैपशॉट है एक सिस्टम के करंट मेमोरी स्टेट का। दैट मीन्स कि अगर अभी मैं एक अपने मशीन का मेमोरी डंप ले रहा हूँ तो मेमोरी डंप कुछ भी नहीं है, अभी मेमोरी में जो भी चीज़ें रिटर्न है, जो भी प्रोसेस रन हो रही है, उस सब का एक स्नैपशॉट लेके रख देता है वो। एंड इसके लिए अलग अलग टूल्स आते हैं, जैसे डंप इट है, FTK इमेजर है, एंड रैम कैप्चर है। ये सब टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं मेमोरी डंप क्रिएट करने के लिए। एंड हम आगे देखने भी वाले हैं कि कैसे हम डंप इट यूज़ करके, FTK इमेजर यूज़ करके मेमोरी डंप ले सकते हैं किसी भी सिस्टम का। सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आप जैसे किसी थर्ड एक दूसरे मशीन का कर रहे हो, ऑब्वियसली आप अपने खुद के मशीन का नहीं कर रहे होंगे शायद मोस्टली। आप जिस भी मशीन का मेमोरी डंप ले रहे हो उसके लिए आपको सबसे पहले एक USB ड्राइव प्रिपेयर करना पड़ेगा जिसको आप इंसर्ट करोगे उस मशीन में। एंड उस USB ड्राइव में इतना आपको दो तीन चीज़ें जो है इंश्योर करना पड़ता है। सबसे पहले है कि आपके पास पोर्टेबल एक्विजिशन टूल उसमें लोड हो जाना चाहिए। दैट मीन्स कि जो भी आपके टूल्स आते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, डंप इट है, FTK इमेजर है, उसको आप पोर्टेबली यूज़ कर सकते हो। आप उसको पेन ड्राइव में डाल के जब आप पेन ड्राइव इंसर्ट करते हो उस टूल को रन करके मेमोरी डंप क्रिएट कर सकते हो। वो टूल उसमें आ जाना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए। उसके अलावा जो रैम डंप है वो भी हो जाना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर एक सिस्टम का 8 GB या 16 GB रैम डंप है एंड जो टूल होता है वो भी कुछ MBs में है, अराउंड 32 to 64 GB का साइज या स्पेस होना चाहिए जो आपका USB ड्राइव है जो आप यूज़ कर रहे हो। एंड USB 3.0 कैपेबिलिटी होनी चाहिए उस ड्राइव में। इसके अलावा अगर आप सर्वर्स के ऊपर कर रहे हो रैम एनालिसिस, उस केस में सर्वर्स में क्योंकि बहुत ज़्यादा रैम होता है तो उस केस में आप हार्ड ड्राइव भी यूज़ कर सकते हो। थ्रू USB आपको प्लग करना पड़ेगा हार्ड ड्राइव को एंड देन आप उसमें भी मेमोरी डंप ले सकते हो। और जो भी आपका ड्राइव है वो NTFS फॉर्मेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें
अब जो अपना हार्ड पेन ड्राइव है या यूएसबी ड्राइव है जो हमने रेडी कर लिया है, उसको हमें सिंपली यूएसबी पोर्ट के थ्रू इंसर्ट करना है मशीन में। एक बार आपने इंसर्ट कर लिया, उसके बाद उसके अंदर जो आपने टूल रखा हुआ है मेमोरी डंप लेने के लिए, उस टूल को सिंपली रन करना है। इस केस में हमने एफ टी के इमेजर को रन किया हुआ है। एफ टी के इमेजर को रन करके आपको मेमोरी का कैप्चर करना है, एंड जिस भी फोल्डर में वो टूल रहेगा, दैट मीन्स आपके ड्राइव के अंदर मे बी एक फोल्डर है, उसके अंदर आपने टूल रखा हुआ है, तो उस सेम डायरेक्टरी में ही जो मेमोरी डंप है आपका वो सेव हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हो 10 GB का यहाँ पे हम रैम है जिसका हम लोग मेमोरी डंप क्रिएट कर रहे हैं। सो अब देखते हैं एक डेमो के थ्रू कि कैसे हम एफ टी के इमेजर को यूज़ करके मेमोरी डंप ले सकते हैं एक मशीन का। हम एफ टी के इमेजर ओपन कर लिया है, तो फाइल में जाके हम कैप्चर मेमोरी पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद डेस्टिनेशन पाथ को ब्राउज़ करके हमें सिलेक्ट करना है कि कहाँ सेव करने हैं हमें अपने फाइल्स जो हम क्रिएट करेंगे। एंड फाइल नेम हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमने पेज फाइल और AD1 फाइल को इंक्लूड करने के लिए चेक किया। एंड आप देख सकते हो कि अभी ये मेमोरी डंप लेना प्रोग्रेस में है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगता है इसको क्रिएट करने में। एंड एक बार हो जाता है, उसके बाद आप डेस्टिनेशन फ़ोल्डर में जाके देख सकते हो कि आपको ऐसे 4 फाइलें क्रिएट हो गई है। सो नेक्स्ट टूल जो हमारे पास है मेमोरी डंपिंग के लिए वो है डंपिट। डंपिट एक फ्री टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो मेमोरी एक्वायर करने के लिए। इसमें डंपिट यूज़ करके आप विंडोज़ एंड लिनक्स मशीन्स के भी मेमोरी डंप ले सकते हो, बट विंडोज़ के लिए टूल का डाउनलोड अलग है एंड लिनक्स के लिए आपको दूसरा वर्जन उसका डाउनलोड करना पड़ेगा। सो अभी इस करंट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ विंडोज़ फॉरेंसिक्स के बारे में। सो एंड ये विंडोज़ के x80 मशीन्स को सपोर्ट करता है, x86, x64 एंड ARM64 आर्किटेक्चर को भी सपोर्ट करता है। ये बहुत इजी होता है डिप्लॉय करना और यूज़ करना, हम देखने वाले हैं आगे। सो अब देखते हैं कैसे डंपिट को डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम में। सबसे पहले हमें ब्राउज़र पे जाना है एंड हम सर्च करेंगे डंपिट। एंड क्योंकि एक बहुत ही पॉपुलर टूल है, तो जैसे आप देख सकते हो पहला ही जो लिंक है मैग्नेट फॉरेंसिक्स का, इस पे जाके हमें गेट फ्री टूल पे सिलेक्ट करना है। एंड वहाँ पे एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को फिल करने के बाद हमें डाउनलोड लिंक मिलता है। सो अभी मैं एक टेम्प मेल वेबसाइट पे जाके एक टेम्परेरी ईमेल आईडी जनरेट कर रहा हूँ, सो दैट मैं उसको यूज़ कर सकूँ। सो मैंने अपना डिटेल्स फिल किया है यहाँ पे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल आईडी में हमें अपना टेम्प मेल मैं यहाँ पे फिल करूँगा। एंड कुछ डमी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ फ़ोन नंबर्स के लिए, कंपनी नेम, एंड मैं बस फेक डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। सो अभी ईमेल आईडी को कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे वर्क ईमेल में। एंड उसके बाद गेट फ्री टूल पे जैसे ही क्लिक करते हैं एंड थोड़ी देर में ही आपको ईमेल आ जाता है फ्रॉम देम, और उस ईमेल में ही आपको लिंक मिलता है डाउनलोड करने का। एंड आप यहाँ से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो इस टूल को। सो जैसे आप डाउनलोड करते हो आपको एक ज़िप मिलता है, एंड सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हम। राइट क्लिक करके आप इजीली इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करके। एंड एक बार एक्सट्रैक्ट हो गया, सो थोड़ा सा टाइम लगता है एक्सट्रैक्ट होने में। एंड एक बार एक्सट्रैक्ट हो गया उसके बाद आप फ़ोल्डर में जा सकते हो, एंड वहाँ आपको अलग अलग आर्किटेक्चर के लिए फ़ोल्डर्स मिलेंगे। सो अगर आपका x86 है तो आप x86 फ़ोल्डर में जो टूल है उस टूल को आप रन करने वाले हो। एंड x64 है अगर आपके पास, तो x64 वाले को आपको रन करना है। सो इस तरीके से ये मेन एप्लीकेशन है। सो अभी देखते हैं कैसे हम डंपिट यूज़ करके रैम डंप ले सकते हैं एक मशीन का। सैम्पल पावरशेल स्क्रिप्ट रखा है यहाँ पे, इसको हम रन करने वाले हैं सो दैट हम जब मेमोरी डंप लेंगे तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें हमारे पास हों फाइंड करने के लिए। सो सिंपली इसको रन विद पावरशेल करेंगे एंड स्क्रिप्ट रन हो गया। सो अभी सिंपली दिस पीसी में जाना है हमें, एंड एक बार हमें अपना यूएसबी ड्राइव को इनपुट एंटर करना है। उसके बाद यूएसबी ड्राइव के अंदर आप देख सकते हो इस तरीके से आपको डंपिट टूल दिख रहा है, उसको आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे डेस्टिनेशन पाथ शो हो रहा है, कहाँ पे सेव होने वाला है, क्या फाइल नेम है। एंड हमने येस करके स्टार्ट कर दिया एक्विजिशन, एंड एक्विजिशन फिनिश हो गया आफ्टर 5 मिनट्स। एंड यहाँ पे आपको शो कर रहा है कितना फाइल साइज़ है, क्या फिजिकल मेमोरी का साइज़ था, एंड एक जेसन फाइल बनाया उसका भी पाथ यहाँ पे आपको शो हो रहा है। सो इस तरीके से आपका मेमोरी डंप फाइल क्रिएट हो गया है। सो अभी तक हमने रैम डंप ले लिया है
अब रैम डम जब ले लिया है उसके बाद उसको एनालाइज करने के लिए भी ऑब्वियसली हमें एक टूल की ज़रूरत पड़ती है। सो इस केस में जो पहला टूल हम देखेंगे दैट इज़ वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी एक बहुत ही वेल नोन फ्रेमवर्क है जिसका काम है कि एनालाइज करने में आपको हेल्प करता है मेमोरी डम्प्स को, एंड ये मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट करता है, विंडोज़, लिनक्स, एंड इसमें बहुत इजी टू यूज़ प्लगइन्स आपको मिलते हैं। उन प्लगइन्स को यूज़ करके आप एनालिसिस कर सकते हो एंड आपको फाइंडिंग्स मिलती है उसके थ्रू। एंड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, सो गिटहब पे आपको इसका मिल जाता है। इस तरीके से आपको कोड यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे GPL 2 लाइसेंस के साथ आता है एंड इस तरीके का UI आता है। ये एक कमांड लाइन टूल है। सो और पाइथन की इसकी एक डिपेंडेंसी है। सो आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल्ड होना चाहिए फॉर यूजिंग वॉलेटिलिटी। सो अभी देखते हैं कैसे गिटहब से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वॉलेटिलिटी को कैसे हम लोग अपने सिस्टम के लिए रेडी कर सकते हैं यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले ब्राउज़र पे जाके सर्च करेंगे volatility 3, बिकॉज़ हम volatility 3 वर्ज़न को डाउनलोड करना चाहते हैं। एंड आपको सबसे पहले सर्च रिजल्ट्स में ही मिल जाएगा उसका ऑफ़िशियल गिटहब का लिंक। सो हमें गिटहब पे जाना है एंड आप यहाँ पे देख सकते हो वॉलेटिलिटी फाउंडेशन का रिपॉजिटरी है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग फ़ोल्डर्स है। सो आपको रिलीज़ सेक्शन में जाके क्लिक करना है जो लेटेस्ट वर्जन है उस पे, एंड आप रिलीज़ पेज पे पहुँच जाओगे। सो वहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके हमें इस तरीके का कुछ दिखेगा। सो यहाँ पे आपको जो सोर्स कोड ज़िप फाइल यहाँ पे प्रेजेंट है उस पे क्लिक करके उस सोर्स कोड को डाउनलोड कर लेना है। एंड एक बार डाउनलोड हो जाता है उसके बाद हमें सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट ऑल करके एक्सट्रैक्ट करना है। एंड एक्सट्रैक्ट होने में 1 to 2 मिनट्स लगते हैं। एक बार एक्सट्रैक्ट हो गया उसके बाद आप इस पर्टिकुलर फ़ोल्डर को कहीं पे भी रख सकते हो जहाँ से आपको ईज़ी होगा काम करने के लिए। सो अभी इसके लिए सिंपली इसको डेस्कटॉप पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। सो इस तरीके का आपको फाइल्स दिखती है यहाँ पे वॉलेटिलिटी फ़ोल्डर के अंदर। सो अभी हम सिंपली कमांड लाइन को ओपन करेंगे, CMD सर्च करूँगा मैं एंड कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके सबसे पहले हमें चेक करना है कि पाइथन इंस्टॉल्ड है या नहीं, बिकॉज़ पाइथन प्री रिक्विजिट है। एंड पाइथन चेक कर लिया मैंने कि इंस्टॉल्ड है मेरे पास। सो अब मैं टूल यूज़ कर सकता हूँ। सो सबसे पहले मुझे डिपेंडेंसीज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी वॉलेटिलिटी 3 का। सो सबसे पहले मैं उस फ़ोल्डर के अंदर CD करूँगा। मैंने पाथ कॉपी कर लिया है एंड अभी मैं CD उसके बाद पाथ मेंशन करके उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में चेंज डायरेक्टरी कर रहा हूँ। एंड अभी मैं पिप इंस्टॉल -r कमांड यूज़ करूँगा और requirements.txt जो फाइल है उसमें जो भी डिपेंडेंसीज़ मेंशन्ड है उनको हमें इंस्टॉल करना है इस कमांड के साथ। एंड एक बार आपकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाती है उसके बाद आप सिंपली पाइथन vol.py जो उसका मेन पाइथन फंक्शन है उसको रन कर सकते हो। एंड वहाँ पे डैश डैश हेल्प लिख के हम सबसे पहला कमांड रन कर रहे हैं जिससे कि हमें पता चलेगा कि कैसे यूज़ करना है वॉलेटिलिटी को। इस तरीके से आपको आउटपुट दिखता है। सो आप स्क्रॉल अप करके देख सकते हो कि क्या क्या हेल्प यहाँ पे अवेलेबल है, कौन से कमांड्स हैं, कौन से प्लगइन्स हैं। सो अभी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम वॉलेटिलिटी पे, कैसे कमांड लाइन इंटरफेस को इंटरेक्ट करना है। सो सबसे पहले जो आता है कि चेक करना इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन को। सो यहाँ पे सिंपली आप vol.py जो उसका पाइथन फाइल है उसको रन करते हो एंड -f करके आप उस फाइल का पाथ मेंशन करते हो। जो आपके पास मेमोरी डंप फाइल प्रेजेंट है उसका आपको पाथ मेंशन करना है एंड उसके बाद windows.info हम रन कर रहे हैं जिससे कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। एंड क्योंकि ये जो हमारे पास मेमोरी डंप है वो एक विंडोज़ मशीन का मेमोरी डंप है, इसीलिए हमें इस तरीके से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अगर ये कोई लिनक्स मशीन का मेमोरी डंप होता तो उसके इसमें हमें यहाँ पे एरर आ जाता और हमें पता भी चल जाता उससे कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ नहीं है, कुछ और है। एंड सिमिलरली आप लिनक्स के प्लगइन्स यूज़ करके आप कंफर्म कर सकते थे कि ये लिनक्स है या फिर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपने पास सबसे पहला प्लगइन आता है दैट इज़ vol.py f फाइल पाथ। यहाँ तक तो सेम है, उसके बाद हम प्लगइन्स यूज़ करते हैं। तो जैसे हम विंडोज़ लिखते हैं ये लिस्ट कर देता है कि विंडोज़ के लिए क्या क्या प्लगइन्स हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट हैं।
तो इससे हमें पता दिख जाता है कि क्या क्या प्लगइन्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने मेमोरी डंप के ऊपर एनालिसिस रन करने के लिए। नेक्स्ट इज प्रोसेस लिस्ट। प्रोसेस लिस्ट से हम लिस्ट कर सकते हैं कि जो हमारे पास मेमोरी डंप है वहाँ पे क्या क्या प्रोसेसेस रन हो रही है। यहाँ पे आप प्रोसेस की पीआईडी देख सकते हो, पेरेंट प्रोसेस का आईडी देख सकते हो, तो आपको एक अच्छा आइडिया लगता है टाइमलाइन का प्रोसेस का, और कौन सा चाइल्ड प्रोसेस है, पेरेंट प्रोसेस है, वो सब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज कमांड लाइन, दैट मीन जो कि है विंडोज डॉट सी एम डी लाइन, ये प्लगइन का नाम है। एंड इसको हम यूज़ करते हैं पता लगाने के लिए कि कौन से कमांड्स रन हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रोसेस है पी आई डी 3540 जो कि पावर शेल का प्रोसेस है, रन हो रहा है, एंड इसने पावर शेल कमांड रन किया है, स्टार्ट स्लीप समथिंग समथिंग, राइट। सो इससे हमें पता चल रहा है कि कौन से कमांड्स हैं जो रन हो रहे हैं अभी रैम में। नेक्स्ट हम फाइल्स को भी डंप कर सकते हैं। सिंपली हम विंडोज डॉट डंप फाइल्स प्लगइन को यूज़ करके फाइल्स डंप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमने वर्चुअल एड्रेस एक पैरामीटर पास किया है, जहाँ पे हमने अपने वर्चुअल एड्रेस पास किया है जो कि मेमोरी में कहाँ पे लोकेटेड है वो फाइल, एंड उसके बाद उसने उस फाइल को सेव कर लिया है अपने सिस्टम में। नेक्स्ट आप हैंडल्स कमांड को यूज़ कर सकते हो डिटेल्स पता करने के लिए किसी भी प्रोसेस के बारे में। जैसे मैंने यहाँ पे 3540 PID मेंशन करा विंडोज़ डॉट हैंडल्स के बाद, जिसके बाद मुझे यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में शो हो रहा है कौन से यहाँ पे फाइल है या कोई इवेंट रन हो रहा है, ऐसे आपको डिटेल्स शो होता है उस पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में। इसके बाद आप हैश डंप भी ले सकते हो। हैश डंप से हम लोग को क्या पता चलता है कि कौन से यूज़र्स है, उसके पासवर्ड्स का आप हैश डंप यहाँ से ले सकते हो। एंड ये आपको एंटी हैश एंड एलएम हैश दोनों ही डंप करता है। सो एंटी हैश एंड एलएम हैश दो अलग अलग हैशिंग टेक्निक्स है जो विंडोज़ में यूज़ होता है एक यूज़र के क्रेडेंशियल्स को स्टोर करने का। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में ये शो कर रहा है। पहले तो यूज़र का नेम प्लेन टेक्स्ट में आपको मिल रहा है, उसके बाद उसकी RID यहाँ पे मैंशनड है, ID है उस यूज़र का, एंड उसके बाद LM हैश भी शो हो रहा है एंड एंटी हैश भी आपको शो हो रहा है। सो इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग हैश या फिर पासवर्ड क्रैकिंग के लिए। उसके बाद पास द हैश अटैक्स के लिए भी हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को यूज़ कर सकते, इस पर्टिकुलर प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं वॉलेटिलिटी को यूज़ करके हम कैसे किसी रैम डंप को एनालाइज कर सकते हैं एंड उससे कुछ फाइंडिंग्स निकाल सकते हैं। सो अभी हम एक एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले हैं। सो हमारे पास एक ऐसा सीक्रेट डॉट बैट फाइल है जो कि बेसिकली एक पावरशेल स्क्रिप्ट है जो कि रन हुआ था एक मशीन में जिसका हमारे पास मेमोरी डंप प्रेजेंट है। सो बेसिकली ये स्क्रिप्ट क्या करता है, ये एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कुछ वो राइट कर रहा है एक सेंसिटिव डेटा डॉट txt फाइल में जो कि टेम्प फोल्डर में क्रिएटेड है। एंड उसके बाद वो इस प्रोसेस को 10 मिनट्स के लिए स्टॉप स्लीप पे जा रहा है। दैट मीन्स ताकि ये प्रोसेस 10 मिनट्स तक एक्टिव रहे सो दैट जब भी हम मेमोरी डंप ले पाएँ ईज़िली, अदरवाइज़ बहुत छोटा प्रोसेस होता तो फिर वो पहले ही कंप्लीट हो जाता एंड हम उसका मेमोरी डंप ले नहीं पाते। सो हमारा ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि हमें इस फाइल का जो कंटेंट यहाँ पे रिटन है इसको लोकेट करना है मेमोरी में, एंड जो रिटन टेक्स्ट फाइल है उसको हमें मेमोरी से डंप करना है बिकॉज ये डिस्क में स्टोर्ड नहीं था। सो हमें मेमोरी से डंप करना है इस पर्टिकुलर फाइल को। सो उसके लिए सिंपली यहाँ पे मैं पाइथन 3 वॉल डॉट पाई डैश एफ करके उस विंडोज़ मेमोरी डंप फाइल का पाथ मेंशन कर रहा हूँ। एंड क्योंकि हम यहाँ पे लिनक्स मशीन में कर रहे हैं इसलिए हम sudo python 3 यूज़ कर रहे हैं। एंड विंडोज़ डॉट इन्फो प्लगइन मैंने रन किया जिससे कि मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि ये विंडोज़ का ही मेमोरी डंप है। एंड उसके बाद इस आउटपुट को हम एक फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं। सिंपली जो विंडोज़ डॉट इन्फो प्लगइन के बाद जो आउटपुट आता है उसको हम एंगुलर ब्रैकेट से राइट कर सकते हैं एक अलग टेक्स्ट फाइल में भी, जैसे कि हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं। सो इस तरीके से ये अभी राइट हो रहा है एंड आप सिंपली कैट करके कंफर्म कर सकते हो कि जो आउटपुट है वो ऑलरेडी रिटन है टेक्स्ट फाइल में। एंड नेक्स्ट हम एक और प्लगइन रन करेंगे जिससे कि हम पता करने का ट्राई करेंगे कि क्या-क्या प्लगइन्स है हमारे पास विंडोज़ के लिए। सो सिंपली हमने विंडोज़ लिख के एंटर किया। तो आप देख सकते हैं अलग-अलग प्लगइन्स यहाँ पे अवेलेबल है, psList, psScan। सो सबसे पहले psList प्रोसेस को हम रन कर रहे हैं जिससे कि जो भी प्रोसेसेस रन हो रही है उनका लिस्ट यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं cmd.exe प्रोसेस रन हो रहा है कमांड प्रॉम्प्ट का, एंड अलग-अलग यहाँ पे प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, PowerShell.exe भी रन हो रहा है। सो हमने windows.cmd लाइन से चेक कर रहे हैं हम कि क्या-क्या कमांड्स रन हो रही है। सो हम देख सकते हैं PowerShell के अंदर एक कमांड है स्टार्ट स्लीप जो कि हमारा स्क्रिप्ट में था, वो रन हो रहा है एंड उनका हम प्रोसेस आईडी यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, secret.pat फाइल जो है उसका भी।
एंड उसके बाद सिंपली हम फाइल्स स्कैन कर रहे हैं इस मेमोरी में, एंड grep डॉट टी एक्स टी हमने किया है जिससे कि सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स जो है वही हमें शो हो, बिकॉज हमें पता है कि हमने टेक्स्ट फाइल में राइट किया है, राइट। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो टेम्प के अंदर सेंसिटिव डेटा डॉट टी एक्स टी फाइल यहाँ पर प्रेजेंट है, तो उसका हमने वर्चुअल मेमोरी एड्रेस स्टोर किया। एंड अब विंडोज़ डॉट मेम मैप हम कमांड रन करके इसका मेमोरी डंप हम लेंगे। सो हम एक बार हेल्प से चेक कर लेते हैं कि कैसे यूज़ करना है इस कमांड को। एंड उसके बाद मेम मैप के बाद प्रोसेस आईडी हमें मेंशन करनी है जो कि है 3540। एंड उसके बाद डैश डैश डंप हमें यूज़ करना है कमांड। सो इससे मेमोरी डंप क्रिएट हो जाएगा और करंट डायरेक्टरी में ही स्टोर होगा मेमोरी डंप उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। सो अगला हम जो दूसरा प्रोसेस है 5312 उस प्रोसेस का भी हम लोग मेमोरी डंप यहाँ पे स्टोर करेंगे। एंड इसको हम मेम मैप डॉट मेम फाइल के अंदर सेव कर रहे हैं। सो उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है होने में। एंड एक बार हो जाता है आप ls करके आप चेक कर सकते हो कि आपकी दोनों मेमोरी डंप फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं ऑलरेडी। विंडोज़ डॉट हैंडल्स प्लगइन हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हम प्रोसेस आईडी मेंशन कर सकते हैं। सो मैंने 3540 प्रोसेस आईडी के लिए हैंडल्स चेक कर रहे हैं अभी। अब देख सकते हो पावर शेल से रन हो रहा है ये। एंड यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज है यहाँ पे टेबल में, राइट, जैसे कि फाइल का एक्सेस यहाँ पे है, इसको डायरेक्टरी एक्सेस हुई है। सो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप विंडोज़ डॉट हैंडल्स प्लगइन यूज़ करके आप चेक कर सकते हो। सो अभी हम फाइल्स डंप करने का ट्राई करेंगे। सो उसके लिए भी हमें वर्चुअल एड्रेस और प्रोसेस आईडी मेंशन करनी है। सो मैंने वर्चुअल एड्रेस जो पहले कॉपी करके रखा था उसको मैंने पेस्ट कर दिया है। एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पे फाइल का डंप भी क्रिएट हो गया है। सो हम सिंपली कैट कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमने रीड कर लिया है। इसके अलावा हम स्ट्रिंग्स कमांड को यूज़ करके डायरेक्टली मेमोरी के अंदर हम फाइंड कर सकते हैं कि वो स्ट्रिंग अवेलेबल है या नहीं। जैसे सीक्रेट किया तो कुछ कुछ आया, सो नाउ सुपर सीक्रेट के साथ हम ट्राई कर रहे हैं। एंड इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमें मेमोरी के अंदर मिल गया है सुपर सीक्रेट। तो अभी हम विंडोज़ डॉट हैश डंप कमांड को यूज़ करके हमने हैशेस डंप कर लिए जो भी यूज़र्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर है, गेस्ट है, डिफ़ॉल्ट अकाउंट है, सो उन सबका। एंड इसको हम एक फाइल के अंदर भी राइट कर सकते हैं सिंपली एंगुलर ब्रैकेट को यूज़ करके। एंड उसके बाद कैट करके हम रीड भी कर सकते हैं इसको। सो अभी एक केस स्टडी करेंगे। हमारे पास अभी एक मेमोरी डंप फाइल है एक सिस्टम का जिसमें क्रिडेक्स मैलवेयर ने इन्फेक्ट किया था। सो क्रिडेक्स बेसिकली एक बॉम है जो कि बैंकिंग सिस्टम्स को टारगेट करता है। एंड इसके पास एक लिस्ट ऑफ डोमेन्स होता है और जब भी यूज़र उनमें से किसी भी डोमेन को विजिट करता है तो फिर वो हिडन कंपोनेंट्स ऐड कर देता है यूज़र के क्रेडेंशियल्स को स्टील करने के लिए। एंड उसके बाद वो की लॉगिंग भी करता है एंड ये अपने कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स के साथ कम्युनिकेट करता रहता है और वहाँ पे इंफॉर्मेशन भेजता रहता है। परसिस्टेंस के लिए ये काफ़ी बार EXE फाइल्स को भी इंस्टॉल करता है, विंडोज़ रजिस्ट्री में जाके भी एंट्रीज़ ऐड करता है। सो इस वीडियो में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द PID ऑफ द सस्पिशियस प्रोसेस जो कि एडोबी रीडर से रिलेटेड है। मेमोरी डंप को देख के हमें आइडेंटिफाई करना है। एंड उसके बाद हमें फाइंड करना है रिमोट सर्वर जिसके साथ ये सस्पिशियस प्रोसेस जो है कम्युनिकेट कर रहा था। एंड उसके बाद हमें फाइंड करना है कि रजिस्ट्री में अगर कोई सस्पिशियस एंट्री है जो कि इंडिकेट करता है इस मैलवेयर का प्रेजेंस एंड परसिस्टेंस। एंड उसके बाद हमें फाइंड करना है कि कौन सा .exe फाइल है जो कि ऐड किया गया था परसिस्टेंस के लिए बाय द मैलवेयर। तो डेस्कटॉप पे हमारे पास आप देख सकते हो दो फोल्डर्स है। दूसरा जो फोल्डर है मेमोरी डंप, उसके अंदर हमारा मेमोरी डंप फाइल प्रेजेंट है। एंड जो वॉलेटिलिटी 3 फोल्डर है वहाँ पे टूल प्रेजेंट है। तो सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे एंड CMD से मैंने सर्च किया। सो एक बार आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है उसके बाद हमें वॉलेटिलिटी फ़ोल्डर के अंदर CD करना है। तो मैंने यहाँ से पाथ कॉपी कर लिया फ़ोल्डर का। तो अब मैं CD कमांड यूज़ करके उस फ़ोल्डर के अंदर एंटर करूँगा। एंड इसके बाद अब मैं पाथ कॉपी कर लूँगा हमारे मेमोरी डंप फाइल का। इसके बाद मैं पाइथन वॉल डॉट पाई से वॉलेटिलिटी को रन करूँगा एंड -F ऑप्शन यूज़ करके हम फाइल का पाथ मेंशन कर सकते हैं। सो अभी मैंने cridex.vmm फाइल का पाथ यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद जो फर्स्ट कमांड है वो है विंडोज़ डॉट इन्फो। इससे हमें पता चल जाएगा एंड हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो हमारे पास मेमोरी डंप पड़ा हुआ है वो विंडोज़ का ही है या नहीं। एंड और भी ज़्यादा हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो थोड़ा सा टाइम लगता है इसको
आउटपुट देने में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कोई एरर नहीं आया। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे डिटेल्स शो हो रहा है, विंडोज़, इंटेल, पीएई ऐसे शो हो रहा है, कर्नल का वर्जन शो हो रहा है। सो दैट मीन्स कि ये विंडोज़ का ही सिस्टम है। एंड अब हम आगे बढ़ के और ज़्यादा चीज़ें फाइंड करने का ट्राई करेंगे। सो सबसे पहले मैं विंडोज़ डॉट पी एस लिस्ट प्लगइन को रन कर रहा हूँ। एंड इससे मुझे सारे प्रोसेसेस रन जो हो रहे थे उस टाइम पे वो दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि एक्सप्लोरर डॉट ई एक्स ई, ये एक सिस्टम ईवाई का प्रोसेस है जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है सिस्टम के साथ। उसके बाद आप देख सकते हो रीडर डैश एस एल कोई प्रोसेस है। एंड इसका जो पेरेंट प्रोसेस आईडी, जैसे आप देख सकते हो, पहला है पी आई डी प्रोसेस आईडी, नेक्स्ट है पेरेंट प्रोसेस आईडी। सो इसका जो पेरेंट प्रोसेस आईडी है वो सेम है एक्सप्लोरर डॉट ई एक्स ई के पी आई डी के साथ। सो दैट मीन्स कि ये एक्सप्लोरर में जाके किसी यूज़र ने इसको ओपन किया है, इस तरीके से ये शो हो रहा है हमें। बट हम विंडोज़ डॉट पी एस टी प्लगइन यूज़ करके थोड़ा और डिटेल्स निकालेंगे अभी। एंड हम यहाँ जाके देख सकते हैं कि एग्जैक्टली किस फोल्डर में कहाँ पे प्रेजेंट है वो फाइल्स जो रन हो रही है। सो यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल डाउन करके इवन प्रोसेस आईडी से चेक करें, सो हम देख सकते हैं कि एक्सप्लोरर का जो प्रोसेस आईडी है 1484 वो हमें दिख रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सप्लोरर का प्रोसेस आईडी, एंड नेक्स्ट लाइन में ही है रीडर डैश एस एल का जो सस्पिशियस प्रोसेस है उसका प्रोसेस आईडी मुझे दिख रहा है। एंड यहाँ पे उसका पाथ भी है। तो देख सकते हो कि ये एडोबी रीडर के अंदर यहाँ पे रखा गया है सो दैट कि लगे कि ये एडोबी रीडर का कोई प्रोसेस है। बट इसका जो प्रोसेस का नेम है वो काफ़ी सस्पिशियस है। एंड इसका जो पीआईडी हमने कंफर्म किया है 61640। सो अब इसके विंडोज़ डॉट सी एम डी लाइन प्लगइन को यूज़ करके हम देखते हैं कि क्या क्या कमांड्स यहाँ पे रन हो रहे हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सी प्रोग्राम फाइल्स एडोबी रीडर, एंड उसके ऊपर एक्सप्लोरर का प्रोसेस रन हो रहा है, कमांड रन हो रहा है। सो इस तरीके से इसको हिडन वे में रन किया जा रहा है जिससे कि आपको लगे कि ये कोई नॉर्मल प्रोसेस है, बट एक्चुअली ये कोई दूसरा प्रोसेस है जो कि रन हो रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हो प्रोसेस आईडी भी यहाँ पे है। सो अभी एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोसेस की जो भी मेमोरी बनी हुई है उसको डंप करते हैं। तो उसके लिए विंडोज़ डॉट मेम मैप प्लगइन को हम यूज़ करेंगे। एंड उसमें हम पी आई डी पास करेंगे 1640। एंड उसके बाद डैश डैश डंप ऑप्शन के साथ हम इसको डंप कर सकते हैं। एंड जो भी करंट डायरेक्टरी है वहीं पे हम डंप कर रहे हैं इसका मेमोरी। एंड इस तरीके से मेमोरी डंप हो गया। सो उसके बाद हम सिंपली एक पावर शेल का कमांड यहाँ पे रन कर रहे हैं। उसके बाद सिलेक्ट स्ट्रिंग एंड देन पाथ मेरे को मेंशन करना है। जो भी उस प्रोसेस का हमने मेमोरी डंप लिया था उसका पाथ मैंने मेंशन किया पी आई डी डॉट 1640 डॉट डी एम पी। सिंपली मैंने फाइल नेम मेंशन किया बिकॉज हम सेम डायरेक्टरी नहीं है। एंड उसके बाद पैटर्न, दैट मीन्स कि हम क्या सर्च करने का ट्राई कर रहे हैं। सो मैं भी सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे होस्ट से अगर कुछ मिलता है, बिकॉज ऐसे मेमोरी डंप फाइल्स में होस्ट के बाद यूजुअली आईपी एड्रेसेस हमें मिल जाते हैं, जो आईपी एड्रेसेस वहाँ पे पीछे जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है वो प्रोसेस। सो इस तरीके से मैंने सिंपली होस्ट सर्च किया। एंड उसके बाद आप देख सकते हो डैश कॉन्टेक्स्ट 3, दैट मीन्स कि 3 लाइन्स के आसपास मुझे प्रिंट करना है। एंड आप देख सकते हो कुछ कुछ आईपी एड्रेसेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। एंड अगर मैं स्क्रॉल करूँगा तो मुझे थोड़े और डिटेल्स मिल सकते हैं। सो सिंपली अभी मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ। काफ़ी सारी जिब्रिश वैल्यू भी आप देख सकते हो, उसका कुछ अभी यहाँ से देख के नहीं मिल रहा, बट एक चीज़ जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे वो है 41.168.5.140। एक आईपी एड्रेस है जिसपे एक वेब सर्वर रन हो रहा है बिकॉज एटीटी पोर्ट यहाँ पे है। और आप देख सकते हो ऊपर एचटीटीपी का पोस्ट रिक्वेस्ट गया है। एंड यहाँ पे इसका जो है होस्ट नेम भी मुझे शो हो रहा है। सो इसके ऊपर एक बार फिर से सर्च करते हैं, देखते हैं कि इससे सर्च करने पे अगर हमें कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है तो। सो सिंपली मैं अगेन सेम जो मेरा पावरशेल का सिलेक्ट स्ट्रिंग कमांड था उसको रन करूँगा, बट यहाँ पे अभी पैटर्न में मैं मेंशन करूँगा जो मुझे वहाँ पे मिला था होस्ट नेम। एंड उसके साथ जब मैं सर्च करता हूँ सो देखते हैं कुछ और अगर हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे डोमेन नेम्स यहाँ पे मिल रहे हैं, बैंक्स के डोमेन नेम्स काफ़ी अलग अलग टाइप्स के, राइट। यूरो बैंक, EFG.com, थोड़े से ऐसे सस्पिशियस लग रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा बड़ी लिस्ट है, बहुत सारे बैंक्स के यहाँ पे डोमेन नेम्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। एंड अगर मैं स्क्रॉल अप करता हूँ तो काफ़ी सारी जिब्लिश वैल्यू भी है। एंड उसके ऊपर हम एक और आईपी एड्रेस हमें दिख रहा है यहाँ पे HTTP से 188.40.0.138। एंड ये भी पोर्ट 8080 पे रन हो रहा है। एंड ये प्रोबेबली एक वेब सर्वर है जो कि PHP से रन हो रहा है। सो अभी हम विंडोज़ रजिस्ट्री की एंट्रीज देख रहे हैं। विंडोज़ डॉट रजिस्ट्री डॉट हाइव लिस्ट प्लगइन को रन किया हमने।
एंड यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि अगर विंडोज़ रजिस्ट्री में कोई एंट्री डाली है इस मालवेयर ने, सो दैट कि वो स्टार्टअप पे दोबारा से रन हो जाए बाय डिफ़ॉल्ट। सो अभी प्रिंट करते हैं एक बार कीज़ को, जिससे कि हमें पता चल जाए। सो अभी सिंपली हम प्रिंट करने वाले हैं यहाँ पे जो भी विंडोज़ रजिस्ट्री की कीज़ है। सो विंडोज़ डॉट रजिस्ट्री डॉट प्रिंट की प्लगइन को यूज़ किया और की में हमने एक पाथ मेंशन करना है विंडोज़ रजिस्ट्री। इसके साथ जब हम रन करेंगे तो फिर हमें रजिस्ट्री के कीज़ यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक की है जो कि चेंज हुआ है, उसका डेट एंड टाइम भी मेंशन्ड है एंड यहाँ पे क्या प्रोसेस यहाँ पे ऐड हुआ है वो भी हमें दिख रहा है। एक नंबर जैसा कुछ है डॉट एंड फॉलोड बाय डॉट टीएक्सटी, सो दैट मीन्स एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है जिसका नेम काफ़ी रैंडम सा है एंड इसको यूज़र रॉबर्ट की एप्लीकेशंस में हमें दिख रहा है, राइट। सो अभी देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटेबल का कोई ट्रेस हमें अपने मेमोरी डंप में मिलता है या नहीं। सो उसके लिए अगेन हम पावरशेल के कमांड को यूज़ करेंगे, पावरशेल सिलेक्ट स्ट्रिंग कमांड एंड पाथ में हम सेम मेमोरी डंप फाइल जो हमने उस प्रोसेस के लिए बनाया था उसका पाथ हम मेंशन करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे जो पैटर्न मैच करेंगे वहाँ पे हम मेंशन करेंगे जो EXE का नेम हमें मिला है फ्रॉम द प्रीवियस कमांड एंड एक बार हमने वो मेंशन किया उसके बाद देखते हैं अगर हमें कुछ और मिलता है यहाँ पे। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें ट्रेसेस मिल रहे हैं ऑलरेडी डेटा के अंदर हमें दिख रहा है यहाँ पे डॉट EXE। अगर आपको एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस चाहिए तो उसके लिए एक और टूल हमारे पास है जो कि है रेडलाइन। एंड रेडलाइन के पास मेमोरी एनालिसिस की कैपेबिलिटीज़ है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ इंटरफेस है। इस तरीके से आप कलेक्ट डेटा या फिर एनालाइज कर सकते हो एक सेव्ड मेमोरी डंप फाइल को। एंड ये कंबाइन करता है मेमोरी एनालिसिस, फाइल रजिस्ट्री, एग्जामिनेशन दोनों को एक साथ एंड आपको बहुत ईजिली एक फाइंडिंग्स आपको प्रोवाइड करता है। एंड इट इज़ बिल्ट बाई फायर आई एंड अभी ये मर्ज हो चुका है मैकेफी के साथ। सो अभी देखते हैं कि कैसे रेडलाइन को हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम्स में। सबसे पहले हम ब्राउज़र पे जाएंगे एंड ब्राउज़र पे जाके सर्च करेंगे फायर आई रेडलाइन, बिकॉज फायर आई ने बनाया है इस टूल को। तो इसके बाद जैसे ही हमें सर्च रिजल्ट्स मिलता है वहाँ पे जो फर्स्ट लिंक है उस पर हमें क्लिक करना है फायर आई डॉट मार्केट स्लैश एप्स का एंड यहाँ पे आप देख सकते हो रेडलाइन के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है, जैसे कि ये एक फ्री एंड पॉइंट सिक्योरिटी टूल है एंड इट रन्स ओनली ऑन विंडोज, सो दैट मीन्स कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। सो आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हो तो आपको एक फॉर्म अगेन फिल करना होता है। सो यहाँ पे हम एक टेम्परेरी ईमेल जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम टेम्प मेल। सो सिंपली फर्स्ट लिंक को मुझे क्लिक करना है tempmail.org ओपन करने के लिए एंड जब तक मेरा टेम्परेरी मेल जनरेट होता है तब तक बाकी के डिटेल्स फिल कर देते हैं यहाँ पे। सो मैं सिंपली रैंडम वैल्यूज यहाँ पे डाल दूंगा, नेम में, कंपनी में जॉन एंड रोल CEO। उसके बाद एक डमी फ़ोन नंबर मेंशन कर देंगे 12123456 7। सो उसके बाद जो टेम्परेरी मेल एड्रेस हमने यहाँ पे जनरेट किया था उसको जस्ट पेस्ट कर देंगे यहाँ पे एंड एक डमी कंट्री का नेम भी, रैंडम सी कंट्री का नेम हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं एंड जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे फॉर्म फिल करने के बाद उसके बाद डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा एंड एक बार डाउनलोड स्टार्ट होता है थोड़ा सा टाइम बाद, जब डाउनलोड कंप्लीट हो गया है उसके बाद हम सिंपली इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सेम डायरेक्टरी में हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एंड एक बार एक्सट्रैक्ट हो गया उसके बाद आप फोल्डर के अंदर एंटर करोगे तो आपको रेडलाइन 2.0 का इंस्टॉलर फाइल मिलेगा। सो इसको हम डबल क्लिक करके इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे एंड अभी सिंपली आपको ऑन स्क्रीन स्टेप्स को नेक्स्ट नेक्स्ट करना है एंड लाइसेंस एग्रीमेंट को अग्री कर लेंगे नेक्स्ट करके फाइनली हम इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे आप इसको हर यूज़र के लिए भी इंस्टॉल कर सकते हो एंड ओनली अपने यूज़र के लिए इंस्टॉल कर सकते हो एंड उसके बाद क्लोज कर देंगे। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। सो अभी आप सिंपली जाके रेडलाइन ऐप को लॉन्च कर सकते हो यहाँ पे।
तो अभी देखते हैं कि कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग रेडलाइन। सो सबसे पहले हम रेडलाइन को लॉन्च करेंगे एंड एक बार ओपन होता है आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो या फिर आप एनालाइज कर सकते हो कलेक्टेड डेटा को। सो सबसे पहले हम कलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट अ स्टैंडर्ड कलेक्टर। सो बेसिकली ये एक पैकेज कॉन्फ़िगर करके देगा जो कि जो भी आप जैसे कॉन्फ़िगर करोगे उस हिसाब से वो डेटा कलेक्ट करके लाएगा आपके कंप्यूटर में से, राइट। सो उसके लिए हमने क्रिएट पे क्लिक किया। सबसे पहले हमने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन एडिट योर स्क्रिप्ट पे जाके आप कस्टमाइज़ कर सकते हो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे डिस्क एनुमरेशन सेलेक्ट करा एंड रजिस्ट्री एनुमरेशन, इवेंट लॉग्स हमने सेलेक्ट कर लिया है। आप नेटवर्क में जाके ब्राउज़र्स के इन्फॉर्मेशन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि वो कलेक्ट कर ले। इसके अलावा आप अदर्स में जाके भी और भी कॉन्फ़िगरेशंस है, कुछ एडवांस पैरामीटर्स है जो आप सेट कर सकते हो, बट अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम इनको नहीं चेंज करेंगे एंड ओके क्लिक करेंगे। उसके बाद हम चूज़ करेंगे कि कहाँ पे हमें सेव करना है अपने कलेक्टर को एंड एक बार हमने फ़ोल्डर का पाथ मेंशन कर दिया, उसके बाद ओके क्लिक करते ही हमारा कलेक्टर क्रिएट हो जाएगा एंड सिंपली हम उस डायरेक्टरी में जाके, ये बेसिकली हमारा कलेक्टर है जिसको हम रन कर रहे हैं एज़ एडमिनिस्ट्रेटर एंड यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कौन सा पाथ है जहाँ पे हमारा फाइल आउटपुट होगा जो रिज़ल्ट है। सो सेशंस के अंदर एनालिसिस सेशन 1 बनता है, इसके अंदर एनालिसिस सेशन 1 जो फाइल है वो हम जब ओपन करेंगे, सो हम रेडलाइन के साथ अब एनालिसिस कर सकते हैं जो कि डेटा इसने कलेक्ट किया होगा मेमोरी डंप। सो उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में मेन्यू दिखेगा, जैसे कि सिस्टम इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे आप क्लिक करके सबसे पहले आपको सिस्टम का सब इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे कि क्या मशीन का नेम है, अवेलेबल फिजिकल मेमोरी, ड्राइव्स जो है सी डी ई। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम और बायोस से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है। यूज़र का इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल रहा है, मेल एड्रेस एंड लॉग्ड इन यूज़र का नेम क्या है। सिमिलरली आप प्रोसेसेस व्यू कर सकते हो, ग्राफिकल इंटरफेस आपको मिलता है तो आप बहुत ईजिली प्रोसेसेस को व्यू कर सकते हो टेबुलर फॉर्म में। यहाँ पे आप फ़िल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हो पर्टिकुलर फ़ील्ड्स के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग-अलग फ़ील्ड्स हैं जिनके ऊपर हम सर्च भी कर सकते हैं, सर्च बार है। इनफैक्ट आप हायरार्किकल प्रोसेस पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि कोई भी प्रोसेस का पेरेंट प्रोसेस या चाइल्ड प्रोसेसेस को आप लिस्ट कर सकते हो सिंपली ड्रॉप डाउन करके। सो इस तरीके से ये आपके एनालिसिस को और ज़्यादा ईज़ी कर देता है। उसके बाद आप रजिस्ट्री हाइड्स पे जाके आप रजिस्ट्री की एंट्रीज़ देख सकते हो कि क्या कीज़ हैं एंड नेम्स उनका। अगला आप ब्राउज़र यूआरएल की हिस्ट्री को जाके चेक कर सकते हो कि कौन से यूआरएल्स विज़िट किए गए थे इस मशीन से एंड आपको और बहुत सारे यूआरएल्स यहाँ पे हमें दिख रहा है ऑलरेडी। सो इस तरीके का आपको इन्फॉर्मेशन दिखता है। इसके अलावा आप किसी भी एंट्री को आप टैग कर सकते हो, यहाँ पे फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हो बहुत ईज़िली। जैसे मैंने सॉफ्टवेयर के ऊपर फ़िल्टर अप्लाई करा, सो अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं जिनके ऊपर कुछ रजिस्ट्री कीज़ यहाँ पे है। तो आप उनके ऊपर टैग्स लगा सकते हो सो दैट आप उसको बाद में चेक कर सको या फिर एनालिसिस में ईज़ी होने के लिए। सो इस तरीके से मैंने कुछ टैग्स यहाँ पे एंटर कर दिए एंड अगेन मैं टैग दे रहा हूँ इंक्लूड इन रिपोर्ट का, सो दैट मे बी आई कैन यूज़ इट। सो इस तरीके से आप टैग्स एंड कमेंट सेक्शन में जाके जो भी आप टैग्स डालते हो या कमेंट्स आप ऐड करते हो उन सबको आप देख सकते हो। नेक्स्ट आप टाइमलाइन को कॉन्फ़िगर करके आप देख सकते हो, टाइमलाइन को समझ सकते हो कि क्या प्रोसेसेस रन हुए हैं एक के बाद एक एंड उसमें भी आप कुछ-कुछ चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा चेक बॉक्सेस के साथ आप ईज़िली उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप रेडलाइन यूज़ करके अपनी मेमोरी अपने सिस्टम से डेटा गैदर कर सकते हो एंड उसके बाद उसको एनालाइज़ भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।